हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कार्ल मार्क्स, जिनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म भी कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में अपनी राइटिंग की वजह से, अपनी टीचिंग की वजह से एक ऑनर्ड प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। बेसिकली इनकी जो फेमस बुक रही है दास कैपिटल, जिसके 4 वॉल्यूम्स थे और ऑलमोस्ट 4000 पेज वो कंटेन कर रही है, तो वो एक यूजफुल सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर स्टडी बाय सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस, सोशल रिफॉर्मर्स एंड एज वेल एज इकोनॉमिस्ट। तो कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो व्यूज़ रहे हैं उनको आज हम अपनी थ्योरी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ क्लासिकल स्कूल्स, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो इनका नाम आता है, दे एग्रीड दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल वुड फॉल एज द इकोनॉमी ग्रू, बट दे डिफर्ड एज टू द रीजन फॉर द फॉल। सबकी जो वजह थी इकोनॉमी के फॉल करने की, सबने अलग अलग रीजन दिए। एडम स्मिथ क्या कहता है कि जो प्रॉफिट है वो कम क्यों होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन अमंग द कैपिटलिस्ट। रिकार्डो क्या कहता है कि जो लैंड है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, प्रॉफिट है वो रेंट और वेजेस के अंदर आगे डिवाइड होते हैं, जिससे इकोनॉमी मतलब जो प्रॉफिट्स है वो कम होते जाते हैं, जिससे स्टेशनरी स्टेट की तरफ इकोनॉमी मूव करती जाती है। मार्क्स क्या कहता है कि इकोनॉमी डजंट ग्रो फॉर एवर, बट द एंड कम्स नॉट फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टेट बट फ्रॉम द क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस जो किसकी वजह से आता है? ओवर प्रोडक्शन की वजह से, सोशल अपहेवल की वजह से, सोशल कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो सारे जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं क्लासिकल स्कूल्स के, सबकी जो अलग अलग मतलब एक ही पॉइंट पे जाते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट उनका रहता है इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेट पे जाती है, लेकिन सबकी जो रीज़न है सबने अलग अलग प्रोवाइड किए। तो आइए हम देखते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि कैसे इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे वो क्राइसिस की तरफ मूव करती है, कैसे स्टेशनरी स्टेट की तरफ मूव करती है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के जो मेन आइडियाज़ रहे हैं उनको हम ब्रीफ आगे मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, दैट आर द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, दैट आर द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। कि जो भी सोशल लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, जो फाउंडेशन कॉज है या उसके इवोल्यूशनरी कॉज है, सारे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं। सो मार्क्स की थ्योरी में जो इकोनॉमिक्स है वो फोकल पॉइंट है। मार्क्स क्या कहते हैं? इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सोशल स्ट्रक्चर के लिए एज अ बेस का काम करता है। मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि जो भी जितने भी सोशल चेंज आते हैं, जो भी पॉलिटिकल चेंज आते हैं, उनका जो मेन कॉजेज है दैट इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन हैविंग 3 कंपोनेंट्स, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दैट इज क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो इन दोनों के बीच में, मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आता है, जो स्ट्रगल है, जो भी कन्फ्लिक्शन एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में दोनों काम करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल, क्लासेस के बीच में जो क्लासेस होती हैं सोसाइटी के अंदर, उन क्लासेस के बीच में स्ट्रगल क्रिएट होता है। सो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डजंट चेंज विद मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड बिकम्स incompatible over time and become totally conflicting, which creates revolt in the society. सेकेंड पॉइंट जो मार्क्स की थ्योरी में आता है दैट इज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड है। डोमिनेंट क्लास होती है, दूसरा ऑप्रेस्ड क्लास होती है, एक्सप्लॉइटेड क्लास होती है। हिस्टोरिकली सोसाइटी के अंदर 5 तरह की जो क्लास है या 5 तरह की स्टेज प्रिवेल करती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेव सिस्टम, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड द लास्ट स्टेज इज सोशलिज्म। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसको कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी, जिसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट आर ओन बाय कम्युनिटी इन अ ग्रुप। पूरी कम्युनिटी का उस पर हक होगा, किसी तरह की कोई क्लास इसमें होगी ही नहीं। इंडिविजुअल्स गेट देयर रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिसको जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो रिसीव करेंगे।
तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक क्लासलेस सोसाइटी होती है, राइट। अब धीरे धीरे एक ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी जिसमें कुछ मास्टर्स होंगे जो डोमिनेंट होंगे, कुछ उसमें स्लेव्स होंगे जो डिप्रेस्ड होंगे। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिव फैक्टर्स है, उनके ऊपर मास्टर्स का हक होगा, डोमिनेंट क्लास का हक होगा। और जो ये डोमिनेंसी है दैट क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लासेस। डोमिनेंट और डिप्रेस्ड के बीच में एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। फिर देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, जैसे जैसे प्रोडक्शन और एक्सचेंज वो एक्सपेंड होता है, तो उस केस में फ्यूडलिज्म रिप्लेस्ड स्लेवरी, जिसके अंदर दो क्लासेस डेवलप होती है, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंडलेस वर्कर, जिनको सर्फ्स का नाम दिया गया है। इन दोनों क्लासेस के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये सिस्टम भी जो होता है फ्यूडलिज्म का, ये भी बेसिकली कम्स टू एन एंड, कि जो सर्फ्स हैं, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, वो एजिटेट करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स का, और अल्टीमेटली फ्यूडलिज्म है दैट गिव्स वेज टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर दो क्लास डेवलप होते हैं। कैपिटलिस्ट होते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में जो मर्चेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बेसिकली लीडर का काम करते हैं। अब कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को, उनका मेन एम होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं थ्रू, उनको लो वेजेस प्रोवाइड करेंगे, या वर्किंग आवर्स है वो उनके ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वर्कर्स में क्या डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। इस क्लास के भी, दोनों क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों क्लासेस के जो इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्टिंग है। और यही इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का। मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स कहते हैं देयर हैज ऑलवेज बीन अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू क्लासेस, और यही क्लास कन्फ्लिक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज द कोज ऑफ कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ सोशलिज्म। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म सोज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, कि कैपिटलिज्म अपने जो डिस्ट्रक्शन के, अपना अंत के जो बीज है वो खुद क्रिएट करता है, खुद बोता है। सो वर्कर्स के बीच में डिससैटिस्फैक्शन से रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है, रिवोल्ट क्रिएट होता है, जिससे सोशलिज्म को जगह मिलती है सोसाइटी के अंदर। सोशलिज्म जिसमें जो वर्किंग क्लास है उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिसके अंदर जो क्लास कन्फ्लिक्ट है सोशलिज्म के अंदर वो अपसेंट रहता है, पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। बेसिकली एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, ही रिसीव्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। और कम्युनिज्म में वो लास्ट स्टेज है सोशलिज्म की। सो हमने देखा कि कैसे कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट था उसने कैसे कैपिटलिज्म की डिस्ट्रक्शन के लिए और सोशलिज्म के इमरजेंस के लिए कैसे कंडीशन सिचुएशन क्रिएट की। एंड हियर लाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट इन द मार्क्सियन डेवलपमेंट मॉडल। जैसा कि मार्क्स कहता है कि कोई भी सोशल सिस्टम जो क्लास कन्फ्लिक्ट के ऊपर बेसिस है दैट कैन नॉट बी अ परमानेंट सिस्टम, राइट। थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के। बेसिकली मार्क्स क्या कहते हैं, जो कैपिटलिस्ट सरप्लस होती है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनकी जो सेविंग होती है दैट लीड्स टू कैपिटल अक्यूमुलेशन, वही एक सोर्स होता है कैपिटल अक्यूमुलेशन का। तो दो क्लास होती है, वर्कर और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वेजेस ऑफ लेबर आर डिटरमाइंड बाय बेसिकली मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। तो आउटपुट जो सरप्लस वैल्यू है कैपिटलिस्ट की दैट इज आउटपुट पर वर्कर माइनस मिनिमम वेज पर वर्क। तो जो भी डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं हम, सरप्लस वैल्यू। आइडिया ऑफ सरप्लस वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट इन मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो मार्क्स कहते हैं आगे कि जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। पहला कांस्टेंट कैपिटल दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, जो भी प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। सेकंड वन इज वेरिएबल कैपिटल दैट इज अमाउंट ऑफ लेबर यूज्ड या अमाउंट ऑफ जो वेजेस हम वर्कर्स को जो पे करते हैं दैट इज वेरिएबल कैपिटल। एंड थर्ड वन इज सरप्लस वैल्यू दैट इज प्रॉफिट, जो कैपिटलिस्ट अर्न करते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो वर्कर्स है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन जितना बढ़ेगा उतना ही कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इसको हम सरप्लस वैल्यू के नाम से जानते हैं। सो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सी कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल प्लस सरप्लस वैल्यू।
इसके साथ ही 3 रेशो मार्क्स ने दिए हैं। फर्स्ट इज रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज surplus value divided by variable capital S by V. Second is rate of profit, that is surplus value divided by total capital, that is S by C, constant capital plus variable capital. And third one is organic composition of capital Q, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं constant capital divided by total capital C by C plus V. नेक्स्ट पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी। रिजर्व आर्मी का कंसेप्ट, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का एक कंसेप्ट देते हैं कार्ल मार्क्स। कैसे कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपनी सरप्लस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। उसके लिए वो क्या करेंगे, नए मेथड्स इंप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, नई टेक्निक्स लेके आएंगे प्रोडक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है या मैन पावर है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मशीनें प्रोडक्शन के अंदर मतलब आ जाती हैं। तो उसकी वजह से जो मैन पावर है वो सरप्लस हो जाती है, जिसका नाम लिया है कार्ल मार्क्स ने, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते जाएंगे उसकी वजह से जो रिजर्व आर्मी है वो हमारी इंक्रीज होती रहेगी। अब मैन पावर सरप्लस होगी तो वेज रेट है वो कम होंगी। वेज रेट कम होने से जो भी कैपिटलिस्ट हैं उनके अंदर जो लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं उनके अंदर कंपटीशन होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे फर्दर वेज रेट है वो कम हो जाएगी और सरप्लस वैल्यू जो कैपिटलिस्ट की वो इंक्रीज होती जाएगी, राइट। अब देखिए कैसे कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सरप्लस वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट। सरप्लस वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। अब सरप्लस वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, कैपिटलिस्ट कैसे अपनी सरप्लस वैल्यू के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। 3 तरीके हैं, या तो लेबर के वर्किंग आवर बढ़ा दो या उनकी वेज रेट कम कर दो। बट इन दोनों ही चीज़ों पे लिमिटेशन है, क्योंकि लेबर की यूनियन होती है जो इन चीज़ों को अपोज कर सकती है, तो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, रिवॉल्यूशन हो सकता है। थर्ड मेथड है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और टेक्निकल प्रोग्रेस। जो बेस्ट तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का या सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने का, दैट इज दिस वन, कि आप लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो। कैसे? टेक्निकल प्रोग्रेस के द्वारा, नए मेथड्स लेके आओ, नई मशीन आप लेके आओ प्रोडक्शन के अंदर, जिससे लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे सरप्लस वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटल अक्यूमुलेशन और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इनफैक्ट उनकी एक स्टेटमेंट है कि टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सरप्लस वैल्यू अक्यूमुलेट एंड दैट इज द मॉसिस, दैट इज द प्रॉफिट्स। कि जितना कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा उतना ही आप नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आप अडोप्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी सरप्लस वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो बेसिकली जो प्रोपोर्शन ऑफ कांस्टेंट कैपिटल है वो इंक्रीज करेंगे कैपिटलिस्ट अपने सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और उसकी वजह से ही क्लास स्ट्रगल क्रिएट होगा, क्योंकि कांस्टेंट कैपिटल बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू वेरिएबल कैपिटल, तो जिससे वर्कर्स की जो माइजरी है वो इंक्रीज होगी, रिजर्व आर्मी हमारी जो है सरप्लस मैन पावर है वो इंक्रीज होगी। तो ये ही इसकी वजह से ही क्लास जो कन्फ्लिक्ट है वो दोनों के अंदर, कैपिटलिस्ट के अंदर और वर्कर्स के अंदर क्रिएट होगा। देखिए आगे कार्ल्स कहते हैं कि क्राइसिस इकोनॉमी के अंदर, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसमें क्राइसिस कैसे आता है। मेन 4 वजह रहती हैं। पहला, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जितना बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे कैपिटलिस्ट, बेसिकली अब सारे कैपिटलिस्ट तो एक साथ नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सेम टाइम पे नहीं लगा सकते, कुछ ही जो कैपिटलिस्ट होंगे वो नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अडोप्ट करेंगे, बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो इस कंपटीशन के अंदर कुछ जो स्मॉल कैपिटलिस्ट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ ही कैपिटलिस्ट के अंडर कंट्रोल आ जाता है। सेकेंड रीजन आता है इंक्रीजिंग माइजरी ऑफ लेबर, कि नए इन्वेंशन, नए मेथड्स आप प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से सरप्लस मैन पावर इंक्रीज हो रही है। एंड थर्ड रीजन इज़ फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, कि जैसे जैसे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती जाती है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो इंक्रीज हो जाता है, रेशियो ऑफ C&V, रेशियो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल टू टोटल कैपिटल। तो जितना कांस्टेंट कैपिटल का रेशियो बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनिक कंपोजिशन रेशियो बढ़ता जाएगा, तो ओवर टाइम जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिक्रीज होती जाएगी, अनलेस सरप्लस वैल्यू राइजेस। कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट और कांस्टेंट कैपिटल के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। देयर इज नो लिमिट टू C/V बट देयर इज अ लिमिट टू S/V। सरप्लस वैल्यू पे लिमिट है,
हमारे प्रॉफिट्स किस पे डिपेंड करते हैं? सरप्लस वैल्यू पे। हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई वी बेसिकली, तो वी विल गेट दिस वन रेशो, पी इज इक्वल टू एस बाई वाई इंटू 1 माइनस सी बाई सी प्लस वी। तो C बाई सी प्लस वी दैट इज ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, यानी कांस्टेंट कैपिटल और प्रॉफिट रेट, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशन है सिर्फ। जितना आप कांस्टेंट कैपिटल का प्रोपोर्शन है वो प्रोडक्शन में इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट्स रेट है जो कैपिटलिस्ट की वो डिक्लाइन होती जाएंगे अनलेस सरप्लस वैल्यू जब तक नहीं बढ़ती है, राइट। चौथा जो रीजन है क्राइसिस आने का दैट इज इंक्रीज इन वेजेस, कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट तक तो आप है वेजेस को आप कम कर सकते हो, सब्सिडेंस वेज प्रोवाइड कर सकते हो लेबर को, लेकिन उस पॉइंट के बाद क्या होगा? अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद तो आपको वेज रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ सकी है। और वेज रेट बढ़ाने का मतलब आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम होने का, सरप्लस वैल्यू कम होने का मतलब कैपिटल एक्यूमुलेशन अब कम होगा, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमी के अंदर अपनी जगह बनाएगा, राइट। अब इस केस के अंदर, इस सिचुएशन में एक कैपिटलिस्ट कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है? या तो वेज को कम करे, क्योंकि वेज रेट बढ़ गई है जिससे प्रॉफिट कम हो रहे हैं। वेज रेट कम होने से क्या होगा? सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। या फिर वो लेबर की जगह पे ज्यादा कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करे, उससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हमारी, और भी ज्यादा बदतर सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि जो कांस्टेंट कैपिटल का प्रोपोर्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट कैपिटल का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो उससे प्रॉफिट रेट कम हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी वजह होती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, राइट। वजह होती है सोशल अपहेवल की या कन्फ्लिक्ट की, या फिर हम कहें इकोनॉमी जब स्टेट की तरफ मूव करती है, क्राइसिस जो इकोनॉमी में आता है, उसकी एक वजह ये भी होती ओवर प्रोडक्शन। जो मार्क्स है वो सेज लॉ ऑफ मार्केट में बिलीव नहीं करते, बल्कि कहते हैं देयर इज एन इंक्रीजिंग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब वर्कर्स की वेज लो होती है जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, जो कंजप्शन प्रोपेंसिटी है वो लो होती है। और कैपिटलिस्ट के पास भी एक लालच होता है अपनी सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने का, कैपिटल जितना कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो मतलब इन्वेस्ट करने का, तो उनकी भी सेविंग्स है वो हाई रहती है कैपिटलिस्ट की, वो सेव ज़्यादा करते हैं, कंजप्शन कम करते हैं, राइट। जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन है वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इकोनॉमीज के अंदर कैसे रिवाइवल आता है, कैसे रिकवरी आती है? देखिए कि जब ओवर प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी के अंदर तो कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? कैपिटलिस्ट वुड ट्राई टू सेल दिस ओवर प्रोडक्शन इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड के जरिए, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो अपना सेल करने की कोशिश करेंगे। जो भी कैपिटलिस्ट हैं उनके बीच में एक दूसरे से वो कम्पीट करेंगे, कंपटीशन क्रिएट होगा फॉरेन मार्केट्स को कैप्चर करने का और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने का, जो कॉलोनिज्म को वहाँ पे बेसिकली राइज करता है, राइट। बट ऐसा हो सकता है लेकिन कुछ हद तक। क्या फॉरेन ट्रेड के जरिए, कॉलोनिज्म के जरिए आप अपनी ओवर प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हो, बट टू सम एक्सटेंट। अल्टीमेटली क्या होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वर्कर्स एंड लेबर्स है दैट रीचेज अ पॉइंट वेयर दे हैव नो प्रेजेंट, दे हैव नो फ्यूचर। यू कैन से देयर इज इनबिल्ट डोम इन कैपिटलिज्म। जो भी एक्सप्लॉयटेड कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को फील करना, रियलाइज करना शुरू कर देती हैं। उनके अंदर जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है धीरे धीरे वो ग्रो करने लगती है। इकोनॉमी जो ये कंपटीशन होता है कैपिटलिस्ट के बीच में फॉरेन मार्केट्स के अंदर कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने का, जिसकी वजह से इंपीरियलिस्टिक वॉर्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमीज के अंदर। उस इंपीरियलिज्म को रूट आउट करने के लिए जो एक्सप्लॉयटेड कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, उनमें नेशनलिज्म की जो भावना है, स्पिरिट है, वो ग्रेजुअली क्या ग्रो करने लगेगी, जिससे कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन होगा, सोशलिज्म का राइज होगा, जिसमें किसी तरह का कोई क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी तरह की कोई क्लास नहीं होगी। इकोनॉमी कॉन्टिन्यूली स्टडी ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी मूव करने लग जाएगी। तो इन्हें नटशेल आप कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है उनकी जो मेन एम था अपनी सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने का, अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने का, जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कुछ ही हैंड्स के अंदर, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जो एक्सटेंड हुई, इंक्रीज हुई टेक्निकल एडवांसेस की वजह से, जो वर्कर्स की माइजरी बढ़ना, क्लास कन्फ्लिक्ट का इंटेंसिफाई होना, लैक ऑफ डिमांड फॉर प्रोड्यूस्ड गुड्स या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एट होम, या जो रेट ऑफ प्रॉफिट कम हुई, तो ये काफ़ी सारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटलिज्म को बेसिकली ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं उसका, और सोशलिज्म को राइज करते हैं। सोशलिज्म अमर्ज वहाँ पे होता है इकोनॉमीज के अंदर।
तो ये थी हमारी कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, यू कैन से, कि कैसे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, किन कैसे कैसे इकोनॉमी, किन क्या रीजंस होते हैं, कैसे क्लासेस के अंदर कन्फ्लिक्शन होता है जिसकी वजह से इकोनॉमीज़ है जो स्टेशनरी स्टेट की तरफ मूव करती हैं, और जो रिवाइवल भी कैसे होता है इकोनॉमीज़ के अंदर, तो वो सारा हमारी इस थ्योरी के अंदर बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप।